डॉक्टर यारजान अब्दुल समद को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट का सबसे कम उम्र सीनियर रिसर्च साइंसदान होने का एजाज़ हासिल है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के पसमानदा ज़िला केश के दूरदराज गांव बुरेदा के रिहायशियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके इलाके के एक मुतवस्सित तबके के ज़मींदार का बेटा खलाई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला साइंसदान और बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट का सबसे कम उम्र सीनियर रिसर्च साइंसदान और फेलो होने का एजाज़ हासिल करने वाला है। डॉक्टर यारजान अब्दुल समद की इस मंजिल तक पहुंचने की कहानी हम उन्हीं की ज़बानी आपको सुना रहे हैं। डॉक्टर यारजान अब्दुल समद कहते हैं कि मेरा ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है जहां पर तालीम का कोई ज़्यादा रवाज नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में गिनती ही के चंद लोग होंगे जो खत वगैरह पढ़ सकते होंगे। मेरे वालिद और वालिदा ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, मगर बचपन ही से उनकी ख्वाहिश थी कि हम पढ़ लिख जाएं। हम ज़मींदार ज़रूर हैं और ज़मीनें भी काफ़ी हैं, मगर हमारी ज़मीनों पर वो पैदावार नहीं होती जो होनी चाहिए। चुनांचे वालिदा मेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या करती थी बयान नहीं कर सकता। इससे बढ़कर एक ही वालिद साहब को इकबाल के कुछ अशारियात थे जो वो मुझे और मेरे भाइयों पर वक़्त सुनाया करते थे, जिससे हिम्मत बंद जाती थी। पढ़ाई में मेरी दिलचस्पी को देखते हुए वालिद साहब हमें साथ लेकर कराची के इलाके लियारी पहुँच गए। डॉक्टर यारजान अब्दुल समद कहते हैं कि जब मैं पहली मरतबा कराची गया तो यकीन करें कि मुझे ऐसा लगा ये कोई और ही दुनिया है। लोग, गाड़ियाँ, ट्रैफिक और रोशनियाँ देखकर हैरत ज़दा रह गया था। रात के वक्त जलती लाइटें देखकर मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं रोशनियों के किसी शहर में पहुँच गया हूँ। लियारी में एक उर्दू मीडियम स्कूल में दाखिला लिया, मगर जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि जब तक अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होगी उस वक्त तक तरक्की करना मुमकिन नहीं है। इस सूरत हाल का अंदाज़ा होने के बाद वालिद साहब को बताया कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला लेना है, जिस पर वालिद साहब मुझे क्लिफ्टन कराची में वाक़ई शोहरत याफ्ता स्कूल ले गए, जो कि उनकी इस्तात से बढ़कर था, लेकिन उन्होंने मेरे शौक़ की खातिर मुझे वहाँ पढ़ाने की ठान ली थी। मैं एक देहाती बच्चा था जो शहरी तरीके तो ज़्यादा नहीं जानता था, मगर मेरे पास वालिदैन का दिया हुआ एतमाद और कुछ कर गुजरने का हौसला था। इस मौके पर प्रिंसिपल साहिबा ने अपने दफ्तर में वालिद साहब की मौजूदगी में मेरा इंटरव्यू लिया और अंग्रेज़ी ही में मुझसे बातचीत शुरू कर दी। हालांकि वालिद साहब ने प्रिंसिपल को पहले बताया था कि यहाँ दाखिला लेना ही इसलिए चाहता है कि उसकी अंग्रेज़ी बेहतर हो सके। सूरत हाल थी कि अंग्रेज़ी तो मुझे आती नहीं थी, मगर समझ लेता था। डॉक्टर यारजान अब्दुल समद कहते हैं कि प्रिंसिपल साहिबा ने सबसे पहले अंग्रेज़ी में मेरा नाम पूछा, जिसका मैंने उर्दू में जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि वालिद साहब क्या करते हैं। मैंने बताया कि ज़मीनों पर काम करते हैं। इस तरह उन्होंने कुछ और सवाल पूछे, जिसमें से कुछ समझ में आए और कुछ नहीं। शायद उनको उर्दू में मेरे जवाब नागवार गुजरे। हालांकि मैंने उनको ये बताने की भी कोशिश की थी कि अगर मुझे दाखिला मिल गया तो मैं बहुत मेहनत करूँगा, मगर उसके बावजूद उन्होंने आखिर में मुझे कहा बेहतर ये होगा कि तुम गाँव जाओ और अपने वालिद साहब के साथ ज़मीनों पर मदद करो। ये ऐसे अल्फाज थे जिनको सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि वालिद साहब मुझसे नजरें चुरा रहे थे। मैं उस वक्त 7वीं क्लास का तालिब इल्म था। मेरा दिल टूट सा गया, मगर मेरी तो तरबियत ही कुछ और तरह हुई थी। मुझे तो हौसले और अज़म का सबक सिखाया गया था। ये बात तो ज़हन नशीन हो गई थी कि अंग्रेज़ी सीखना लाजिम है। लियारी ही में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के बैनर्स और पोस्टर लगे हुए थे। मैंने वालिद साहब से कहा कि मुझे इस स्कूल में दाखिला करवा दें। अंग्रेज़ी सीखने के लिए मैंने खुद ही कोशिश कर दी। कभी अंग्रेज़ी अखबार मिल जाता तो वो पढ़ता, कभी ग्रामर की कोई किताब पढ़ लेता, साथ में स्कूल के साजिशा से जो मदद मिल जाती उससे पढ़ाई भी कर लेता था। वो कि एक छोटा सा स्कूल था, लेकिन कुछ असातिज़ा इंतहाई मेहनत से पढ़ाया करते थे। जब मैट्रिक के इम्तिहान थे तो लोगों ने मुझे भी नकल करने की तरगीब दी, मगर मैंने इनकार कर दिया कि मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए और मेहनत का फल ज़ाया नहीं होता। यही मेरी वालिदा की भी मुझको नसीहत थी और हुआ भी यही। मैट्रिक का जब नतीजा आया तो मेरा A1 ग्रेड आया था। डॉक्टर यारजान अब्दुल समद कहते हैं कि मैंने मैट्रिक सन 2003 में किया था, जबकि इसी साल के आखिर में DD साइंस कॉलेज कराची में दाखिला लेने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। मायानाज साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी इसी कॉलेज के तालिब इल्म रहे थे। FSC के दौरान मैं ट्यूशन भी पढ़ाता रहा, क्योंकि ज़ाहिर है वालिदैन पर इतना बोझ नहीं डाल सकता था। लेकिन उसकी दूसरी वजह ये भी थी कि मुझे दर्स व तदरीस और तहक़ीक़ से दिलचस्पी थी। मुझे लगा था कि अगर मैं पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा सीखूँगा, और हुआ भी यूँ है। FSC का सिलसिला इसी तरह चलता रहा और जब नतीजा आया तो यहाँ पर भी मैंने A1 ग्रेड हासिल किया।
FSC के बाद खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट दिया। तैयारी पूरी थी, चुनांचे एंट्री टेस्ट शानदार तरीके से पास किया और 130% स्कॉलरशिप मिली। मेरे भाइयों ने तालीम का मरम खैराबाद कह दिया था। वो छोटे मोटे कारोबार कर रहे थे, जिससे वो हर माह मुझे माकूल सी रकम भेज देते थे। ये रकम मुझ जैसे तालिब जिसकी सारी तवज्जो तालीम पर थी काफ़ी थी, जबकि यूनिवर्सिटी की तालीम तो थी ही स्कॉलरशिप पर। मतलब है कि 7वीं क्लास में कराची आने के बाद जो मसाइल शुरू हुए थे वो FSC करने और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद ख़त्म हो चुके थे और कामयाबियों का सफ़र शुरू हो गया था। आज अगर मैं तहकीक से वाबस्ता हूँ तो दर हकीकत ये मुझे गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर फजल अहमद खालिद की तरगीब और हौसला अफजाई थी कि मैंने यूनिवर्सिटी में फ़ैसला कर लिया था कि मुझे तहकीक से वाबस्ता होना है। यूनिवर्सिटी से मैं 2009 में फारिग हुआ और इसी साल एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल कराची में मुलाजिमत शुरू कर दी। 1 साल तक मुलाजिमत करता रहा। इस दौरान तहकीक और आला तालीम के मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और इदारों से राबिते करता था, जिसके बाद मुझे जापान, कोरिया, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और अबू धाबी से स्कॉलरशिप की ऑफ़र हुई। MPhil और रिसर्च करने के लिए सबसे बेहतर ऑफ़र खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी से मिली, क्योंकि उसके साथ अमेरिका के MIT यूनिवर्सिटी का भी तावन था। दूसरी बात एक ही रिसर्च के दौरान उनका एजाज़िया एक अच्छी तनख्वाह जितना था, जिसकी वजह से मैंने उसको कबूल कर लिया था। इसके बाद स्कॉलरशिप ही पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो समेत बहुत सी आलमी इदारों में रिसर्च की और PhD मुकम्मल की। PhD के दौरान मेरी तहकीक ज़्यादातर ग्राफेन नाम की मादे पर थे, जिसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ आलात बनाए। ये रिसर्च बहुत से बैनुल-अक़वामी जरीदों में शाया हुई। जब मेरी रिसर्च शाया हुई तो मुझे अमेरिका, अबू धाबी, बरतानिया और टोक्यो से मुख्तलिफ ऑफ़र्स आए। मेरी रिसर्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक मायना साइंसदान को अच्छी लगी, जिन्होंने मुझे वहाँ जॉब ऑफ़र की। वैसे तो तनख्वाह और मराद के हिसाब से बेहतर ऑफ़र अबू धाबी से थी, मगर अब मेरा मकसद तनख्वाह नहीं बल्कि अगली मंजिल तक पहुँचना था। चुनांचे मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आने वाली ऑफ़र को कबूल किया, क्योंकि मुझे तहकीक के मैदान में काम करना था और शायद दुनिया भर में तहकीक के हवाले से सबसे बेहतर सहूलतें और माहौल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही में दस्तयाब है, जहाँ से न्यूटन और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंसदान भी मंसलक रह चुके हैं। 2 साल तक कैम्ब्रिज में रिसर्च साइंसदान की हैसियत से काम करने के बाद मुझे सीनियर रिसर्च साइंसदान की हैसियत से काम करने का मौका मिला। मुझे पता नहीं, मगर कहा जाता है कि कैम्ब्रिज में रिसर्च साइंसदान से सीनियर साइंसदान का दर्जा हासिल करने के लिए 2 साल बहुत ही कम अरसा है, और मुझे भी ये लगता है कि मैं वहाँ पर सबसे कम उम्र सीनियर साइंसदान हूँ। कैम्ब्रिज में जाने के बाद बहुत सी यूरोपीय कंपनियों और स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी से मंसलक आलात बनाए। इन आलात को टेस्ट करने के लिए वक्तन फ़ौकन खलाई जहाज़ और मौसमी सैयारे लॉन्च करते हैं, जिनमें पैराबोलिक फ्लाइट, साउंडिंग रॉकेट और दीगर स्पेस क्राफ्ट शामिल है। ग्राफिक को पहली मरतबा खला में भी ले जाने का मौका मिला। मुख्तलिफ तहकीक़ात भी जारी हैं, जिसमें से सेंसर के अलावा खला में अगर जिस पर ज़ख्म लग जाए तो उसको किस तरह भरा जा सकता है, इस पर भी काम जारी है। इसके अलावा पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए बरतानिया की कुछ तंजीमों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें उनको सैटेलाइट की सहूलियतें फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो अपने मुल्क में जाकर काम करने पर फख्र महसूस होगा।